हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। 21st क्लास है जी। पर्सनालिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। पर्सनालिटी के सारे टॉपिक्स जो हैं वो आपके सिलेबस में मेंशन है। ओके, तो देखो फ्रूड का मॉडल, इद ईगो, सुपर ईगो टेक्निकली हम कर चुके हैं। देखा जाए तो ये कॉन्शियसनेस, सबकॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस की भी बात करते हैं। इसी में फर्दर फिर डिफेंस मैकेनिज्म्स भी आ जाते हैं। ओके, देन टाइप और ट्रेट थियरीज मेनली हम लेके चलते हैं। टाइप में भी इन्होंने नाम बोल दिया, हिपोक्रेट्स का नाम भी नहीं दिया। तो एट लीस्ट यानी कम से कम, मैं तो इससे ज्यादा करवाऊंगी आपके सिलेबस से ज्यादा, बट आपको कम से कम जो आपके सिलेबस में वर्ड्स मेंशन हैं उनको भूल के नहीं जाने। ओके, वो तो एग्जैक्ट याद होने चाहिए आपको कि अच्छा शेल्डन ने जो थियरी दी उसमें कौन कौन से टाइप हैं, जंग ने कौन सी दी, क्रेट्समर या स्प्रेंजर की कौन कौन सी, क्या टाइप्स की बात ये करते हैं। ओके, देन ट्रेड थियरी में ये कैटल और एल्पर्ट के नाम की बात करते हैं। इसमें आइजिंक कभी कभी आ जाता है, अदरवाइज एक और कैटेगरी हम बना के चलते हैं, ट्रेड कम टाइप थियरी, आइजिंक उसमें आ जाते हैं। सो और भी थियरीज हैं, एल्फ्रेड एडलर का नाम आ जाता है। तो जो आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है मैं उनका आपको आइडिया दे दूंगी ब्रॉड, जो मेंशन है ऑलरेडी वो मैं अच्छे से और अच्छे से करवा दूंगी। उसके बाद इन्होंने बोला है असेसमेंट, तो जो फैक्टर्स अफेक्टिंग पर्सनैलिटी हैं, हर एक फैक्टर आपको अपनी पर्सनैलिटी को अफेक्ट करता हुआ नजर आएगा। आसपास जो आपकी लर्निंग को अफेक्ट करते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल वो सारी चीजें, सोशल लेवल पे जो फैक्टर्स हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, तो वो सारे के सारे पर्सनैलिटी को अफेक्ट करेंगे। ओके, देन असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी इन्होंने सिर्फ थ्रू प्रोजेक्टिव टेक्निक्स मेंशन किया है। मैं एटलीस्ट जो आपकी एनसीईआरटी साइकोलॉजी मेंशन है 11th-12th क्लास में, वहां जो मेंशन है कि एटलीस्ट, चलो ये बेसिकली एनसीईआरटी तो बहुत बेसिक है ना, चूंकि आप लोगों का पेपर 11th-12th के बेसिस पे ही होगा, ठीक है, यानी लेक्चरर के लिए है आपका। सो उस बेसिस पे मैं एटलीस्ट जो साइकोलॉजी 11th-12th लेवल पे है वो आपकी यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगी। ओके जी, सो पर्सनालिटी का टॉपिक कवर करेंगे। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो है आप कर सकते हैं। इट्स एब्सोल्युटली फ्री। जेकेपीएससी की ये क्लासेस हैं, पिछली 20 क्लासेस भी आप जेकेपीएससी की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। ओके, नोट्स आपके जल्दी ही अवेलेबल हो जाएंगे। जब हो जाएंगे अवेलेबल 10-15 दिन में, सो मैं स्पेशली एक वीडियो डाल के आप लोगों को बता दूंगी। वो वीडियो आपको इस प्लेलिस्ट में भी सबसे टॉप पे मिल जाएगी कि आप कैसे वो नोट्स कलेक्ट कर सकते हो, क्या क्या उन नोट्स में आपको मिलेगा। ओके, डन। अब बात आती है पर्सनालिटी की। सो कॉन्सेप्ट क्या है पर्सनालिटी का? जो याद रखने वाली चीज है वो है कि ये लैटिन वर्ड पर्सोना से आया है। सो पर्सोना इज लाइक, वैसे तो पर्सनालिटी का मतलब वही होता है जो आप डे टू डे डिस्कशन में चीजों में देखते हो किसी इंसान की, वही, बट स्टिल पर्सोना का मतलब हो जाता है जी जो एक्टर्स एक मास्क पहन के रखते हैं ना, सो वो उसको पर्सोना बोल रहे हैं। सो पर्सनालिटी भी इज लाइक पुटिंग अ मास्क ऑन योरसेल्फ, वो आपकी पर्सनालिटी होगी। सो मास्क पुट करने के बाद ऑडियंस एक्सपेक्ट करती है उस पर्सन से उस रोल को पर्टिकुलर मैनर में निभाने के लिए। यानी कि जब आपने एक पर्सनालिटी का, आपने मान लो गुड गर्ल गुड बॉय की पर्सनालिटी का मास्क पहन लिया है, सो अब लोग आपसे वो चीज एक्सपेक्ट करेंगे, वो क्वालिटीज आपने होनी चाहिए वो एक्सपेक्ट करेंगे। ओके, साइकोलॉजिकल टर्म्स में अगर आप देखें तो पर्सनालिटी रेफर्स टू आवर कैरेक्टरिस्टिक वेज ऑफ रिस्पॉन्डिंग, इंडिविजुअल को या सिचुएशन को, कि हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। लोगों को इजीली समझ आ जाता है जैसे आप रिस्पॉन्ड करते हो। मान लो कुछ एक वर्ड्स होते हैं जैसे शाई है, सेंसिटिव है, क्वाइट है, कंसर्न है, वार्म है, तो ये आपकी पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करने के लिए कुछ एक वर्ड्स हैं। अगर आप क्लोजली देखेंगे तो लोगों के, मान लो आपने बोल तो दिया शाई है कोई इंसान, लेकिन उसमें भी आपको कुछ वेरिएशंस नजर आएंगे बिहेवियर में, ठीक है। सो कोई हर टाइम शाई, हर टाइम इंपल्सिव, हर टाइम फ्रेंडली वो नहीं हो सकता। हर एक की लाइफ में कुछ कुछ फेजेस होते हैं, टाइम होता है, मूड होता है, तो वो बिहेवियर चेंज होता रहता है। तो वो लेकिन कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी होंगी जो कंसिस्टेंटली आपको नजर आएंगी, उसको हम पर्सनालिटी की कैरेक्टरिस्टिक में इंक्लूड करते हैं। सो कंसिस्टेंसी जहां बिहेवियर में, थॉट में, इमोशंस में आपको नजर आए। फॉर एग्जाम्पल, सिचुएशन चाहे कोई भी हो, आप ऑनेस्ट रहते हो, हमेशा ऑनेस्टी से अपना आंसर देते हो कोई भी आपसे बात पूछी जाए तो। सो दैट इज योर पर्सनैलिटी ट्रेट। ओके, तो ये ऑनेस्ट वाला आंसर ही यहां नीचे भी मेंशन है। सो इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम एंड सिचुएशन यू आर ऑनेस्ट, दैट इज योर पर्सनैलिटी ट्रेट। सो वो पर्सनैलिटी का हिस्सा रहेगा आपकी का।
देन है जी ब्रीफ में अगर हम बात करें तो ये फीचर्स आपको पर्सनालिटी के नजर आएंगे। पर्सनालिटी में हम फिजिकल साइकोलॉजिकल दोनों ही कंपोनेंट्स को इंक्लूड करते हैं। किस तरीके से आप अपने बिहेवियर में चीजें एक्सप्रेस करते हो, सो वो चीजें जो है वो पर्सनालिटी की कैरेक्टरिस्टिक में मेंशन रहेंगी। मेन फीचर्स डू नॉट इजीली चेंज विद टाइम, जैसे ऑनेस्टी वाला दिया तो टाइम सिचुएशन उसके हिसाब से वो मेन फीचर्स चेंज नहीं होते हैं, वो आपकी पर्सनालिटी का पार्ट रहेगा। डायनेमिक होता है वो हमने देख लिया है। अडेप्टिव होता है, सिचुएशन टू सिचुएशन चीजें वेरी कर सकती हैं, कभी इंटरनल या एक्सटर्नल सिचुएशनल डिमांड की वजह से कुछ एक फीचर्स आपकी पर्सनालिटी में चेंज हो सकते हैं। ओके कई बार हम ये पर्सनालिटी से रिलेटेड टर्म्स जो है वो यूज करते हैं। टेम्परामेंट यानी बायोलॉजिकली बेस्ड कैरेक्टरिस्टिक वे ऑफ रिएक्टिंग, कि आपका टेम्परामेंट क्या है। कई बार बोलते हैं ना शॉर्ट टेम्पर्ड है, यानी बहुत जल्दी रिएक्ट करते हो आप, जो आपका रिस्पॉन्स टाइम है, आप बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हो, या शॉर्ट टेम्पर्ड जिसको हमने बोल दिया। देन है ट्रेट। ट्रेट क्या होगा, वो जैसे मैंने बोला ऑनेस्टी आपका पर्सनैलिटी ट्रेट है, यानी वो स्टेबल या वो परसिस्टेंट या स्पेसिफिक तरीके से जो आप बिहेव करते हो वो आपका ट्रेट में इंक्लूड हो जाएगा। डिस्पोजिशन की बात करेंगे तो टेंडेंसी ऑफ अ पर्सन टू रिएक्ट टू अ गिवन सिचुएशन इन अ पर्टिकुलर वे। तो कोई एक सिचुएशन आपको दे रखी है, उस हिसाब से जब आप परफॉर्म करते हो या बताते हो या आप रिएक्ट करते हो, दैट इज डिस्पोजिशन। कैरेक्टर जो ओवरऑल पैटर्न है ऑफ रेगुलरली अकरिंग बिहेवियर का, वो आपका कैरेक्टर दर्शाता है। हैबिट की आप बात करोगे तो ओवर लर्न मोड ऑफ बिहेविंग, तो आपने जो जो चीजें सीखी वो एक हैबिट में आ गई हैं, आपकी वो हैबिट बन गई जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में करते हो। वैल्यूज, गोल्स एंड आइडियल्स दैट आर कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट, और वो वर्थ वाइल हैं, वो चीजें अचीव करने के लिए भी आपको मतलब इट्स लाइक वर्दी है वो चीज। ओके सो वो वैल्यूज रहेंगी जी। ये पर्सनालिटी से रिलेटेड टर्म्स है। जब हम अप्रोचेस की बात करते हैं मेजरली तो हम यही दो अप्रोच देखते हैं, टाइप अप्रोच, ट्रेट अप्रोच। कई बार ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, बिहेवियरल एनालिसिस ये वर्ड भी आ जाते हैं, या कल्चरल अप्रोच आ जाता है, बट मेजरली हम टाइप अप्रोच, ट्रेट अप्रोच की मानते हैं। टाइप की आप मानेंगे तो यहाँ पे ब्रॉड पैटर्न्स की बात करते हैं। सर्टेन ब्रॉड पैटर्न्स में वो कर दिया कि ये मान लो 4 टाइप दे दिए, तो वो बहुत ब्रॉड वे में हमने टाइप्स को कंसीडर किया है। ओके ट्रेट जो होंगे वो स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स होंगे। टाइप जो है वो सर्टेन ब्रॉड पैटर्न्स के बेसिस पे ह्यूमन पर्सनालिटी को असेस करना, एनालाइज करना। ट्रेट अप्रोच में स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल ट्रेट्स की बात होगी, अलोंग विद जहां पे इंडिविजुअल जो है वो ऑब्वियसली इनकंसिस्टेंट या स्टेबल वेज में कहां कैसे बिहेव करते हो, तो वो ट्रेट की बात हो रही है आपकी। ओके जैसे वन पर्सन मे बी शाय वेयर इज अनदर मे बी मोर, एक कोई शाय हो सकता है, कोई कम शाय हो सकता है, कोई जो है लेस फ्रेंडली हो सकता है, कोई मोर फ्रेंडली हो सकता है। तो ये जो लेकिन जो शाइनेस और फ्रेंडलीनेस ये चीजें ट्रेट है। अब कौन उस ट्रेट में कितना ज्यादा है कितना कम है वो वेरी करता रहेगा। ओके देन जब हम इसकी बात करते हैं टाइप अप्रोच की, तो उस टाइप में सबसे पहले ही हिपोक्रेट्स का नाम आता है, जो आपकी एनसीईआरटी में भी मेंशन है। तो ये ग्रीक फिजिशियन है हिपोक्रेट्स। इन्होंने टाइपोलॉजी ऑफ, वही टाइपोलॉजी मतलब टाइप जो है वो किसके बेसिस पे, फ्लूइड और ह्यूमर के बेसिस पे इन्होंने टाइप्स में डिवाइड कर दिया चीजों को। 4 टाइप इन्होंने बनाए, सैंग्विन, फ्लैग्मेटिक, मेलनकॉलिक और कोलेरिक। हर एक के स्पेसिफिक बिहेवियर, स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स आपको नजर आएंगे। ऐसे ही फर्दर अगर आप इवोल्यूशन में देखोगे तो चरक संहिता है जी, फेमस ट्रीटी है आयुर्वेदा से रिलेटेड, वो भी लोगों को किसके बेसिस पे कैटेगराइज करती है, वात, पित्त, कफ, इस तरीके से। तो ये 3 ह्यूमरल एलिमेंट्स हैं, त्रिदोष इनको बोल दिया जाता है। प्रकृति, हर एक की अपनी एक वो होता है टेम्परामेंट है, तो हर एक की अपनी प्रकृति, हर एक का अपना एक बेसिक नेचर है। अगर आपको प्रकृति याद हो तो पुरुष एंड प्रकृति की बात हमने सांख्य फिलोसफी में भी की थी। सो वहां पे भी मतलब वहां से जो हमने वो किए थे ना 3 चीजें कैरेक्टरिस्टिक्स की जो बात की थी, सो त्रिगुण की बात की थी प्रकृति की, तो वैसा सा ही कुछ आप इसको लगा सकते हो। ओके अपार्ट फ्रॉम दिस जो ये त्रिगुण यहाँ पे भी आई गए, चलो सत्व गुण, रजस गुण, तमस गुण, ये भी एक तरीका है पर्सनालिटी को डिवाइड करने का। सत्व गुण में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगी, इट्स लाइक क्लीनलीनेस, देन आपका ट्रूथफुलनेस, ड्यूटीफुलनेस। तो ये वो कैरेक्टरिस्टिक या जो मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक बताई थी सत्व, रजस और तमस की, तो वही चीजें यहाँ पे हैं। ठीक है तमस में हमने वहां पे तो ये भी डिस्कस किया था, जो अपनी पहली या दूसरी क्लास थी, आई थिंक पहली थी, उसके अंदर हमने ये भी डिस्कस किया था कि इनका कौन सा किस कलर से डिनोट किया जाता है। तो सत्व कौन सा है, रजस कौन से गुण से, गुण रजस गुण कौन से कलर से डिनोट किया जाता है, और तमस कौन से। सो आप मुझे बताइएगा कौन सा इनमें से व्हाइट, कौन सा रेड और कौन सा ब्लैक कलर से डिनोट किया जाता है। तो ये 3 कलर की भी हमने बात की थी।
राइट। देन विद इन साइकोलॉजी भी अगर आप बात करोगे तो पर्सनैलिटी के टाइप्स में शेल्डन भी आ जाएंगे, ठीक है। उन्होंने किसकी बात की, एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक की बात की, राइट। तो वो चीजें विसरल ऑर्गन्स कैसे डेवलप हुए हैं उस बेसिस पे। एंडोमॉर्फ्स वो हैं जो थोड़े फैट हैं, सॉफ्ट हैं, राउंड लोग हैं, ठीक है, लेकिन वो रिलैक्स्ड और सोशलेबल होंगे, सोशेबल, कि वो सोसाइटी में इंक्लूड हो जाते हैं, हंसी हंसी बोलते हैं ना, गोलू मोलू से और मस्त मोला लोग, वो वाले एंडोमॉर्फ में आ जाएंगे। मेसोमॉर्फ की बात करोगे तो स्ट्रॉन्ग मस्कुलेचर, रेक्टेंगुलर बॉडी अगर आप देखोगे तो वो आपके मेसोमॉर्फ में आ जाएंगे। ये बहुत एनर्जेटिक और करेजियस लोग होंगे, इट्स लाइक सिक्स पैक बना रखे तो बहुत एनर्जी है आप में। देन एक्टोमॉर्फ हैं जो वो थिन है, लॉन्ग है, फ्रेजाइल हैं, इनका थोड़ा ब्रेनली और ये ब्रेनी और आर्टिस्टिक इंट्रोवर्ट तरीके के लोग होंगे। देन कार्ल जंग जो आपके सिलेबस में मेंशन है, उन्होंने टाइप निकाले इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट में क्या हो जाएगा, थोड़े ओपन एंडेड जो लोग जो हम बोलते हैं वही कैरेक्टरिस्टिक नजर आएंगे। इंट्रोवर्ट थोड़े से कम घुलते मिलते हैं सोशल लेवल पे, वो इंट्रोवर्ट हो जाएंगे। यहाँ पे एक और टर्म भी आती है एम्बीवर्ट, जहां पे दोनों के मिक्स्ड कैरेक्टरिस्टिक आपको नजर आएंगे, ठीक है। सो इंट्रोवर्ट जो अलोन, अकेले रहना, दूसरों को अवॉइड करना ऐसे प्रेफर करते हैं, वो अपने जो इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको खुद फेस करना प्रेफर करते हैं। एक्सट्रोवर्ट थोड़े से उल्टे होंगे, वो सोशलेबल होंगे, देन आपके सोशेबल और आउटगोइंग होंगे, बाहर सबसे बात करना पसंद करेंगे, तो वो सोशल एक्टिविटीज में इंडल्ज होंगे। ऐसे ही फ्राइडनमैन एंड रोजनमैन में ये मैं मेजर चंक आपको बता रही हूँ जो एनसीईआरटी में मेंशन है, ओके। उसके अलावा मैं आपको याद कैसे करना है वो भी बता दूंगी, थोड़ा ठहरो, ओके। फ्राइडमैन और रोजनमैन की बात करें तो टाइप ए और बी पर्सनालिटीज की बात की इन्होंने, उसके बाद टाइप सी और डी को भी इंक्लूड कर लिया। टाइप ए में थोड़े हाईली मोटिवेटेड लोग जिनमें पेशेंस कम है, जो जिनको लगता है बहुत कम टाइम है उनके पास, बहुत जल्दबाजी में रहेंगे, ऐसे लोग हाइपर टेंशन के शिकार ज्यादा होते हैं, ठीक है। सो मोर प्रोन टू हाइपर टेंशन, कोरोनरी हार्ट डिजीज, जो जल्दबाजी में रहेंगे, ठीक है। टाइप बी इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट आपको नजर आएगा, तो उसमें ऐसी कोई दिक्कत नजर आएगी नहीं, ठीक है। टाइप सी और डी की भी बात की, सी में अलग से और कैरेक्टरिस्टिक नजर आएंगे, अनअसर्टिव, पेशेंट, कोऑपरेटिव, वो तरीके। और टाइप डी में जो प्रोन टू कैंसर भी रहेंगे, नहीं प्रोन टू कैंसर सी वाले आई थिंक मेंशन नहीं है ना यहाँ, अगली स्लाइड में आ जाएगा, ठीक है। सो ये प्रोन टू हाइपरटेंशन और कोरोनरी हार्ट डिजीज टाइप ए आपको ध्यान रखना है। मोस्ट रिसेंटली टाइप डी जो है वो भी इंक्लूड कर दिया। डी से डिप्रेशन, ये सी से कैंसर आएगा जी, सही है। तो कैंसर मतलब सी से कैंसर इन्होंने नहीं बनाया, मैं आपको याद करने के लिए कैंसर बता रही हूँ, ठीक है। सो प्रोन टू कैंसर वाली चीज, और ये प्रोन टू डिप्रेशन, ये प्रोन टू हाइपरटेंशन। टाइप बी वाले सबसे सही है, ओके। सो ओवरऑल मोटे तौर पे कहना क्या चाह रहे हैं, टाइप ये आपके टाइप थियरी जिसमें हिपोक्रेट, क्रेट्समर, शेल्डन, कार्ल जंग, फ्राइडनमैन, रोजनमैन आते हैं। देन आपका ट्रेट थियरी में एल्पर्ट और कैटल आते हैं। टाइप कम ट्रेट में आइजिंक आ जाते हैं। साइको एनालिटिकल में फ्रूड की थियरी आ जाती है। एल्डर की क्लासिफिकेशन आ जाती है। ह्यूमनिस्टिक थियरी में कार्ल रोजर्स आ जाते हैं। मैस्लो की सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थियरी आती है। तो ये दोनों तो हम कर चुके हैं मोटिवेशन की क्लास में। लर्निंग अप्रोच में डोलार्ड और मिलर की लर्निंग थियरी भी आती है, ओके। हमें मोटे तौर पे जो पता होनी चाहिए वो मैं आपको करवा देती हूँ। ये सबसे पहले हिपोक्रेट्स, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगर आपको नोट्स में ऐड करना है, आप ये डायग्राम्स और ये फ्लो चार्ट्स ऐड करो, ठीक है। ये अपनी टेबल्स बनाओ। तो पर्सनालिटी में एसएमसीपी, सैंग्विन, मेलनकॉलिक, कोलैरिक और फ्लैग्मेटिक, इनका एलिमेंट रहेगा एक का एयर, अर्थ, फायर और वाटर। ये बॉडी फ्लूइड का टाइप रहेगा ब्लड। देन आपका ब्लैक बाइल मेलनकॉलिक में, देन आपका येलो बाइल और ये आपका फ्लैगम जो फ्लैग्मेटिक में आएगा, ओके। ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक है, कौन से तरीके के लोग यहाँ पे होंगे। देन है जी क्रेट्समर की क्लासिफिकेशन, आप देखोगे तो एस्थेनिक आप डी, ठीक है, AAP डी, आप डी। जैसे ये SMCP था वैसे ये आप डी है। तो ये एस्थेनिक, एथलेटिक, पिकनिक और डिस्प्लास्टिक, ये इनका बॉडी टाइप रहेगा। थिन और टॉल, मस्कुलर और बैलेंस्ड बॉडी, शॉर्ट जो थोड़े ड्वार्फ होंगे, देन इल बैलेंस्ड और अंडर डेवलप्ड बॉडी रहेगी यहाँ, ठीक है। ये क्रेट्समर की क्लासिफिकेशन है। कई बार क्या होता है ना, जैसे क्रेट्समर की में ये थिन और टॉल की बात हो रही है, यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है फिलहाल के लिए। आगे और जो जैसे शेल्डन है, यहाँ पे थिन और टॉल वाले कौन से में आएंगे, तो वो कई बार कंपेयर करने को बोल दिया जाता है। जैसे ये पिकनिक है, हैप्पी गो लकी लोग और शॉर्ट एंड ड्वार्फ हैं, तो वो खुश मिजाज लोग कहाँ नजर आएंगे, वो आपको एंडोमॉर्फिक में नजर आएंगे, ठीक है। सो वो थिन एंड ये फाइन
साइन बॉन्ड जो है वो एक्टोमॉर्फिक, स्क्वायर और मस्कुलर मेसोमॉर्फिक। तो ये जो 4 टाइप हैं इनमें से किस तरीके के लोग हैं, जैसे थिन एंड टॉल हैं, देन आपका ये मस्कुलर हैं, ये आपका शॉर्ट ड्वार्फ बॉडी वाले हैं। सो वो यहाँ 3 में क्या करते हैं, कोरिलेट हो रहा है। तो कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि शेल्डन की क्लासिफिकेशन एंडोमॉर्फिक जो है वो क्रेट्समर की कौन सी क्लासिफिकेशन से मैच करती है, समझ रहे हो? ठीक है, तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है जी, यहाँ पे विसरल ऑर्गन्स के बेसिस पे है कि यहाँ पे विसरल ऑर्गन्स हाईली डेवलप्ड हैं, ये वीकली डेवलप्ड हैं, ये बैलेंस्ड हैं, ये अंडर डेवलप्ड और ये वीकली डेवलप्ड। तो कैसे विसरल ऑर्गन्स और सोमैटिक स्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुई है उनकी, तो उस बेसिस पे, सोमैटिक डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे हमने 3 पर्सनैलिटी टाइप्स दिए हैं। देन है जी आपका एक और स्प्रेंजर की टाइपोलॉजी। स्प्रेंजर की आप बात करोगे तो ये जो इन्होंने टाइप्स ऑफ मेन इनकी जो बुक है उसके अंदर इन्होंने 6 बेसिक कल्चरल वैल्यू और ओरिएंटेशन के बेसिस पे कैटेगराइज किया। वो 6 कौन कौन से हैं? थ्योरेटिकल, इकोनॉमिक, एस्थेटिक, सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस। इनमें से क्वेश्चंस कौन से 3 पे ज्यादा आता है? थ्योरेटिकल, इकोनॉमिक, एस्थेटिक पे। इसमें से भी ये पूछा जाता है कि मान लो इकोनॉमिक टाइप के लोग कौन से होंगे, तो बिजनेसमैन या ट्रेड्समैन होंगे, उनका बिहेवियर किन तरीकों से गाइडेड होगा, इकोनॉमिक थॉट्स और इकोनॉमिक एक्टिविटीज से गाइडेड होगा। सो वो चीज आपको पता होनी चाहिए। ओके, तो ये जो मैंने टेबल्स बना रखी है ना, इनको बिल्कुल ऐसे दिमाग में छपा लो बिल्कुल। ठीक है, सो वो चीज आपको पता होनी चाहिए। जैसे मैंने बोला था एक्सट्रोवर्ट एंड एक्स्ट्रावर्ट होता है, वैसे तो ये एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट। सो एक्सट्रावर्ट जो है वो थोड़े से ज्यादा बोलेंगे, लाउड होंगे, कम्युनिकेट बेटर तरीके से कर पाएंगे। उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट जो है वो आपको इंट्रोवर्ट में नजर आएगा। एम्बीवर्ट में आपको इन दोनों की मिक्स्ड क्वालिटीज नजर आएंगी। कोई इंसान है जो कभी कभी एक्सट्रोवर्ट भी बिहेव करता है, कभी इंट्रोवर्ट बिहेव करता है, तो डिपेंड्स। सो वो एम्बीवर्ट होंगे। मेजरली लोग एम्बीवर्ट नजर आते हैं। ओके, जैसे ये था अपना फ्राइडनमैन रोजनमैन की टाइप ए की हमने बात की, प्रोन टू हाइपरटेंशन, कोरोनरी हार्ट डिजीज। टाइप बी एग्जैक्ट इनका ऑपोजिट रहेगा। टाइप सी प्रोन टू कैंसर और टाइप डी प्रोन टू डिप्रेशन। तो उस तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स उनमें होंगी, वो थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हो। ओके, तो पर्सनालिटी की टाइपोलॉजी की बात करें तो बहुत अपीलिंग है, सिंपल है, टाइप्स में डिवाइड कर दिया। लेकिन ह्यूमन बिहेवियर तो कॉम्प्लेक्स है ना जी। ह्यूमन बिहेवियर हाईली कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लिकेटेड है, वेरिएबल है, चेंज होता रहता है। आज मेरा मूड ऐसा है, 2 सेकंड में कुछ और हो जाएगा। सो ह्यूमन बिहेवियर इज वेरी कॉम्प्लेक्स। कई बार तो इंसान को खुद ही नहीं समझ आ रहा होता वो कैसे रिएक्ट कर रहा है। ओके, सो दैट मच कॉम्प्लेक्सिटी इज देयर। सो वही चीज है। तो पीपल, ये जो सिंपल कैटेगराइजेशन हमने कर दी, सिंपलिस्टिक बनाने की कोशिश की टाइप्स बना के। सो पर्सनालिटी की टाइपोलॉजी अपीलिंग तो है बट सिंपल भी है, लेकिन हर कोई उसमें फिट नहीं बैठ सकता, तो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी की जरूरत है। तो आती हैं ट्रेट अप्रोचेस। सो ट्रेट थियरीज ट्रेट्स के ऊपर डिसाइड करेंगे ये चीजें। ठीक है, सो कोई इंसान सोशलेबल हो सकता है, हम मान के चल रहे हैं कि वो कोऑपरेटिव भी होगा, फ्रेंडली भी होगा, हेल्पिंग भी होगा। सो वो चीज है कि आप किस तरीके के ट्रेट्स की बात कर रहे हो, वो इसमें ट्रेट अप्रोच में आ जाएगा। ओके, तो समराइज करने के लिए, समझने के लिए, ट्रेट्स जो है वो रिलेटिवली स्टेबल होते हैं ओवर द टाइम। जैसे टाइप्स नहीं है स्टेबल, दे आर जनरली कंसिस्टेंट अक्रॉस सिचुएशंस एंड देयर स्ट्रेंथ एंड कॉम्बिनेशंस जो है वो बहुत सारे होते हैं। तो वो कहीं ना कहीं तो इंसान फिट बैठ ही जाएगा। ओके, सबसे पहली थियरी एल्पर्ट की थियरी आती है। जॉर्डन एल्पर्ट ने बात की है, पायोनियर माने जाते हैं ये ट्रेट अप्रोच में। इन्होंने 3 तरीके के ट्रेट्स की बात की है, कार्डिनल ट्रेट, सेंट्रल ट्रेट और आपका सेकेंडरी ट्रेट। ओके, अब इनमें क्या कैरेक्टरिस्टिक रहेंगी? कार्डिनल ट्रेट्स बहुत जनरलाइज्ड डिस्पोजिशंस हैं। ठीक है, जैसे महात्मा गांधी है, नॉन वायलेंस के लिए जाने जाते हैं। हिटलर है, नाजिज्म के लिए जाने जाते हैं। तो ये उनके कार्डिनल ट्रेट्स हैं। ठीक है, महात्मा गांधी को ऑनेस्टी से भी कनेक्ट कर सकते हो आप। मदर टेरेसा को मदर लाइक किया, एक वो होता है ना कि बहुत स्वीट एंड ऑनेस्ट फिगर, तो उससे डिनोट कर सकते हो। सो कार्डिनल ट्रेट्स आर लाइक हाईली जनरलाइज्ड, कि एक वर्ड में आप उसकी पूरी लाइफ डिस्क्राइब कर सकते हो। नॉन वायलेंस बोल दिया तो गांधी जी दिमाग में आएंगे। सो दैट इज हिज कार्डिनल ट्रेट। ओके, लेस परवेसिव दिखेंगे इन इफेक्ट बट स्टिल क्वाइट जनरलाइज्ड, तो उनको हम क्या बोलते हैं जी? सेंट्रल ट्रेट्स बोलते हैं। ये ट्रेट्स वो होंगे, इट्स लाइक जो 2-4 ट्रेट तो हर किसी में मिल ही जाएंगे। तो मोस्ट कॉमन ट्रेट्स आपको ये नजर आएंगे, थोड़े ज्यादा जनरलाइज्ड नजर आएंगे। ठीक है, सेकेंडरी ट्रेट्स कौन से होंगे जी? जैसे इसमें आ जाएगा कि कोई इंसान ऑनेस्ट भी है, काइंड भी है, उस तरीके की चीजें। ठीक है, वार्म है, सिंसियर है, तो वो 2-4 ट्रेट्स तो सेंट्रल ट्रेट्स सब में मिल जाएंगे।
सेकेंडरी ट्रेट्स लीस्ट जनरलाइज्ड हैं, ये देखा जाए तो ये ट्रेट्स ऐसे होंगे जो आपको कभी कभी के लिए वर्क करेंगे, सिचुएशनल होंगे समहाउ, कि आप जो है स्टेज पे जाने से पहले नर्वस हो जाते हो, सो दैट इज योर सेकेंडरी ट्रेट। ठीक है, ट्रेट जैसे लाइक मैंगोज, देन प्रेफर एथनिक क्लोथ्स, ये सेकेंडरी ट्रेट के एग्जाम्पल हैं। सो आप इनको बहुत ज्यादा जनरलाइज भी नहीं कर सकते, एंड ये कभी कभी के लिए है, आप हर टाइम एथनिक क्लोथ्स प्रेफर नहीं करोगे आई थिंक ना, सो वो टाइम टू टाइम सिचुएशनल होंगे, वेरी करते रहेंगे। ओके, देन कैटल की पर्सनालिटी फैक्टर्स आते हैं जी। सो रेमंड कैटल की आप बात करोगे तो इन्होंने 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स की बात की है, 16 PF भी हम इनको बोलते हैं, या प्राइमरी या सोर्स ट्रेट भी बोलते हैं इनको। तो सोर्स और ये दो तरीके के ट्रेट्स की बात करते हैं, ये सरफेस ट्रेट्स एंड सोर्स ट्रेट्स। ओके, देन इन्होंने एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक का भी इस्तेमाल किया, फैक्टर एनालिसिस, ताकि वो कॉमन स्ट्रक्चर्स को जो है वो ढूंढ पाए। तो जो सोर्स ट्रेट्स हैं वो थोड़े स्टेबल नजर आएंगे, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ पर्सनालिटी नजर आएंगे। ठीक है, सो कैटल ने ओवरऑल 16 ये आपके पर्सनालिटी फैक्टर क्वेश्चन भी बनाया, उसके बेसिस पे वो डिसाइड करते हैं कि किस तरीके की पर्सनालिटी आपकी है। ये वो 16 फैक्टर हैं, बहुत कम पूछे जाते हैं, रेयर पूछे जाते हैं, बट कभी कभी आजकल ऐसे डाल देते हैं क्वेश्चन कि इनमें से कौन कौन से कैटल के द्वारा दिए गए पर्सनालिटी फैक्टर्स में नहीं है, या कौन कौन सा है। सो उस तरीके से आपको थोड़ा आइडिया हो कि अच्छा एब्स्ट्रैक्टनेस की बात हो रही है, एप्रीहेंशन, डोमिनेंस, तो ये ओवरऑल वर्सेस में नजर आएंगे कि या तो आप इमेजिनेटिव होंगे या प्रैक्टिकल होंगे, वरिड होंगे या कॉन्फिडेंट होंगे, इस तरीके की पर्सनालिटी ट्रेट्स यहाँ पे नजर आएंगे। ओके, देन है जी आइजिंक की थियरी, आइजिंक को हम टाइप कम ट्रेट थियरी में भी इंक्लूड कर लेते हैं। इन्होंने दो ब्रॉड डायमेंशंस में जो है वो डिवाइड किया। सबसे पहले जैसे न्यूरोटिसिज्म वर्सेस इमोशनल स्टेबिलिटी और एक्स्ट्रावर्जन वर्सेस इंट्रोवर्जन, तो ये तीसरा डायमेंशन रहेगा साइकोटिसिज्म वर्सेस सोशियबिलिटी, या कई बार स्टेबिलिटी भी बोल देते हैं, बट ठीक है सोशियबिलिटी। ठीक है, तो ये क्या है जी, ये मेजरली डायमेंशंस हैं। ओके, 3 डायमेंशंस की ये बात कर रही हैं, तो वो डायमेंशंस आपको पता हो। दो में यूजुअली दो में माना जाता है, कई जगह पे बाद में इन्होंने तीसरा भी डायमेंशन इंक्लूड कर दिया। ओके, तो न्यूरोटिसिज्म वर्सेस इमोशनल स्टेबिलिटी, यानी एक जगह आप स्टेबल हो, दूसरे में आप स्टेबल नहीं हो, एक जगह आपका अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल है, दूसरी जगह पे नहीं है, तो वो आपको क्लियरली नाम से ही पता चल रहा होगा। एक्स्ट्रावर्जन, इंट्रोवर्जन, सम सॉर्ट ऑफ रिलेटेबल टू एक्स्ट्रावर्ट और इंट्रोवर्ट। ओके, सो वैसा सा ही कुछ नजर आएगा। आप बहुत पैसिव हैं, क्वाइट हैं, कॉशियस हैं, रिजर्व्ड हैं, तो आप इंट्रोवर्ट हैं। अगर आप थोड़ा सोशली आउटगोइंग हैं तो आपका क्या हो गया जी, एक्स्ट्रावर्जन हो गया। ओके, देन बाद में जो काम हो उसको साइकोटिसिज्म वर्सेस सोशियबिलिटी, तो ये दो डायमेंशंस के में एडिशन जो है इन्होंने दिया। वो साइको वाली जो हरकतें होंगी, होस्टाइल, ईगोसेंट्रिक, एंटी सोशल, वो साइकोटिसिज्म। अगर आप सोशलेबल हैं, थोड़े स्टेबल हैं, तो वो सोशियबिलिटी में आ गया। ओके, देन ये एक एनसीईआरटी में मेंशन है जी, 5 फैक्टर मॉडल ऑफ पर्सनालिटी। एटलीस्ट आपको नाम पता हो कि अच्छा पाउल कोस्टा है और रॉबर्ट मैक्रे हैं। इन्होंने एग्जामिन किए जितने भी पॉसिबल ट्रेट्स हो सकते थे, उनको 5 फैक्टर्स में डिवाइड कर दिया, तो 5 फैक्टर्स जो है उनको बोला गया। तो 5 फैक्टर्स जो है इन्होंने बताए हैं, कौन कौन से? ओपननेस टू एक्सपीरियंस, एक्स्ट्रावर्जन, एग्रीबलनेस, न्यूरोटिसिज्म और आपका कॉन्शियसनेस। पूछे जा सकते हैं, ये आज तक नहीं देखे मैंने किसी पेपर में, बट इंपॉर्टेंट है, मतलब इट्स लाइक दे रखे हैं सिलेबस में, तो पूछे जा सकते हैं। पर पॉइंट ये भी हो जाता है कि कई बार ना जो अपने क्रेट्समर, हिपोक्रेट्स, वही इतनी सारी चीजें होती हैं याद करने की कि उससे आगे वाले क्वेश्चंस पे अभी तक आए नहीं है ये, बट इन फ्यूचर ये क्वेश्चन जो है वो हाई प्रोबेबिलिटी है कि आने के चांसेस हैं। ओपननेस टू एक्सपीरियंस, हमें पता चल रहा है कि आप कितना बात करने में या जो है कोई नई चीज को एक्सप्लोर करने में फ्लेक्सिबल हैं या रिजिड हैं, वो चीज को देखने के लिए हम ओपननेस देख रहे हैं। एक्स्ट्रावर्जन में कि आप आउटगोइंग, टॉकेटिव, इस तरीके की कैरेक्टरिस्टिक हैं या नहीं, या फिर आप इनके ऑपोजिट हैं। ठीक है, देन एग्रीएबलनेस, यानी कि ये फैक्टर जो है वो कैरेक्टराइज हु आर हेल्पफुल, कोऑपरेटिव, जो अग्री कर जाते हैं चीजों पे, नर्चरिंग होंगे, केयरिंग होंगे, फ्रेंडली होंगे, वो एग्रीएबलनेस। दूसरे होंगे वो सेल्फ सेंटर्ड, दूसरों की सोचते ही नहीं है जो, और होस्टाइल होंगे। ठीक है, देन न्यूरोटिसिज्म, वही अगेन इमोशनली अनस्टेबल, एंग्शियस बिहेवियर, डिस्ट्रेस्ड, इरिटेबल, हाइपरटेंसिव बिहेवियर आपको नजर आएगा। देन कॉन्शियसनेस,
कॉन्शियसनेस में आप कितना कॉन्शियस हैं किसी चीज को लेके, ठीक है। तो अचीवमेंट ओरिएंटेड पे हाई स्कोर मिलेगा, डिपेंडेबल रिस्पॉन्सिबल लोग जो हैं, सेल्फ कंट्रोल्ड, वो कॉन्शियसनेस में आ जाएंगे। सेल्फ कंट्रोल्ड और सेल्फ सेंटर्ड फर्क पता होना चाहिए आपका ना। यहाँ पे कहीं आप सोचो कि यहाँ पे भी सेल्फ की बात हो रही है, यहाँ पे भी, तो ये कॉन्शियसनेस की बात हो रही है। ऑन द ऑपोजिट साइड वो लोग थोड़े इंपल्सिव हो जाएंगे। सो ये 5 फैक्टर्स इन्होंने बताए हैं, मैंने ऐड कर दी हैं। आपको पॉल कोस्टा और रॉबर्ट मैक्रे का नाम तो एटलीस्ट ध्यान होना चाहिए। ओके तो ये रिप्रेजेंट करते हैं थ्योरेटिकल डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ पर्सनालिटी। तो थ्योरेटिकल लेवल पे एटलीस्ट वो ये है कि इसको अभी तक की कंसीडर किया जाता है मोस्ट प्रोमिसिंग एम्पेरिकल अप्रोच टू द स्टडी ऑफ पर्सनालिटी, कि कैसे आप पर्सनालिटी को स्टडी करेंगे। तो मोस्ट एम्पेरिकल जो है फैक्टर्स आपको ये नजर आएंगे। साइकोडायनेमिक, सिगमंड फ्रॉइड, नाम ही नहीं भूल सकते आप। सिगमंड फ्रॉइड को किस तरीके से, वो हमेशा जो है ख्यालों में रहने वाले इंसान, फ्री एसोसिएशन मेथड इन्होंने यूज किया। ओपनली ये बात करते हैं आइडियाज के बारे में, थॉट्स के बारे में, ड्रीम एनालिसिस पे फोकस करते हैं कि आपके दिमाग में अनकॉन्शियसली जो चीजें चल रही होंगी वही आपके ड्रीम्स में आएंगी, उसके बेसिस पे एनालाइज करना। सो फिजिशियन थे, क्लिनिकल प्रैक्टिस जो है वो कर रहे थे, वहां से इन्होंने चीजें देखनी शुरू की, अपने पेशेंट्स के ऊपर ही काम किया, उनसे बातचीत की, उनसे रिलेटेड फिर आपने इन्होंने जो है वो अपनी थियरी निकाली। ओके 3 कॉन्शियसनेस के लेवल की बात करते हैं। फर्स्ट लेवल कॉन्शियसनेस का, जिसमें थॉट्स, फीलिंग्स, एक्शंस, जिसके लिए आप अवेयर हो, आपको पता है, आप कॉन्शियस हो। प्री कॉन्शियस, क्लोज टू कॉन्शियस लगा लो, अनकॉन्शियस में कंप्लीटली अनअवेयर हो, जो मेंटल एक्टिविटी हो रही है उसके लिए। प्री कॉन्शियस मिडवे कहीं आपको नजर आएगा, इसी को कई बार सबकॉन्शियस भी बोल दिया जाता है, कई बार, ठीक है। देन है फ्रूइड के अकॉर्डिंग अनकॉन्शियस जो है वो एक रिजर्वायर है, अनकॉन्शियस रिजर्वायर है, किसके लिए, जो आपकी इंस्टिंक्ट या एनिमल ड्राइव्स हैं वो आप अनकॉन्शियसली करना चाह रहे होते हो। तो वो अनकॉन्शियसली आप उन चीजों, क्योंकि वो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं होती, तो आप डिफेंस मोड में चले जाते हो। तो मोस्ट ऑफ जो चीजें होती हैं, जो सेक्सुअल डिजायर्स होती हैं, जो आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते ओपनली, तो वो रिप्रेस हो जाती हैं, ठीक है, और वो फिर आपके किसी और बिहेवियर में नजर आ सकती हैं। ओके तो ये उस तरीके से आपको नजर आएंगे अनकॉन्शियस। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस की बात करी थी हमने, इन्होंने थेरेपेटिक प्रोसीजर्स जो है वो डेवलप किया, जिसको हम साइको एनालिसिस, साइको एनालिटिक की बात करते हैं। तो ये ज्यादा अवेयर, सेल्फ अवेयर, इंटीग्रेटेड मैनर में रहने की बात करते हैं। ईगो, सुपर ईगो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछली क्लासेस में। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ईगो से रिलेटेड डिफेंस मैकेनिज्म आपको नजर आएंगे, ठीक है। स्टेजेस ऑफ पर्सनालिटी, ये पर्सनालिटी की स्टेज लगा लो, डेवलपमेंट की स्टेज लगा लो, तो यही स्टेजेस हैं जो हैं। तो ये 5 स्टेजेस की इन्होंने बात की है, ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है जी। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, ओडिपस कॉम्प्लेक्स, मोटे तौर पे मैंने ये भी बता दिया था आपको। तो मेल चाइल्ड का, जो मेल चाइल्ड एक्सपीरियंस करते हैं वो ओडिपस कॉम्प्लेक्स है, यानी मेल का अपनी मदर की तरफ अट्रैक्शन और फीमेल का फादर की तरफ अट्रैक्शन विल बी इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सो ये ओडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स हैं, ये आपको याद रखनी है। फॉर गर्ल्स द ओडिपस कॉम्प्लेक्स, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, आफ्टर इलेक्ट्रा ग्रीक कैरेक्टर who induced her brother to kill their mother, so follows a slightly different course. so overall ये वही है, आप सिंपली 2 चीजें याद रखो, बच्चे का जो बॉय है, बॉय का मदर की तरफ अट्रैक्शन और गर्ल का फादर की तरफ अट्रैक्शन, ये हेल्दी सब्सटीट्यूट हैं सेक्सुअल ओरिएंटेशन के। ओके पोस्ट फ्रूडियन भी बहुत सारी चीजें आती हैं, बहुत सारे लोगों ने जो है फ्रूड को अपोज किया, बहुत सारे लोगों ने उसका साथ भी दिया। तो ह्यूमन क्वालिटीज की बात यहाँ आ जाती है, क्रिएटिविटी, कॉम्पिटेंस और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज पे ज्यादा फोकस किया गया जो पोस्ट फ्रूडियन एरा था उसके अंदर। कुछ एक थियरीज हैं जो ब्रीफली यहाँ मैं बता देती हूँ। कार्ल जंग की थियरी है, तो इनकी एनालिटिकल साइकोलॉजी भी इनको बोलते हैं, ठीक है। सो अर्ली स्टेज ऑफ करियर में इन्होंने फ्रूड के साथ काम किया था, बट बाद में फ्रूड से अलग हो गए, इनका देखने का नजरिया अलग, क्योंकि वो ये ना कि जंग जो है ह्यूमन बीइंग को saw human beings guided as much by aims and aspiration as by sex and aggression. So आप जितना उन चीजों के प्रति बेसिकली किस तरीके से आपका बिहेवियर या एम्स एंड एस्पिरेशंस गाइडेड रहेंगे उसकी बात हो रही है। तो ये एनालाइज कर रहे हैं उस चीज को, ठीक है। कार्ल जंग के एम्स और एस्पिरेशंस की बात करेंगे, तो ये वर्ड याद रखना, कार्ल जंग से रिलेटेड कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस। सो ये कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस जो है वो इनहेरिटेड होती है, इंडिविजुअली एक्वायर्ड नहीं होती है, ये बात याद रखिए। यानी कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी लगा लो या एक पर्टिकुलर जगह पे कुछ चीजें
कलेक्टिवली सब में मिलेंगी और वो अनकॉन्शियसली मिलेंगी, ठीक है। सो ये कलेक्टिवली अनकॉन्शियस जो है चीजें हैं ये इनहेरिटेड होती हैं, ये बात आपको याद रखनी है। अकॉर्डिंग टू हिम, फॉर अचीविंग यूनिटी एंड होलनेस अ पर्सन मस्ट बिकम इंक्रीजिंगली अवेयर ऑफ द विजडम जो अवेलेबल है उसके पर्सनल और कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस में। सो कलेक्टिव अनकॉन्शियस इनहेरिटेड होता है, ये बात याद रखनी है। ओके, कारने ये कैरन हॉर्नी का भी एक नाम आता है, ऑप्टिमिज्म से रिलेटेड इन्होंने काम किया है। मेजर कंट्रीब्यूशन जो इनका रहा है वो उन्होंने फ्रूड की स्टेटमेंट को चैलेंज किया है, क्योंकि फ्रूड वुमेन को इंफीरियर देखते हैं। सो इन्होंने, क्योंकि ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल सी चीज थी, क्योंकि फ्रूड ने बोला था कि जो वुमेन हैं बिकॉज दे डोंट हैव अ पेनिस दे फील इंफीरियर। ओके, सो वो चीज कैरन हॉर्ने इन्होंने इसका ऑपोजिट बोला कि यू डोंट हैव द थिंग्स विच वुमेन हैव, दैट्स व्हाई यू फील इंफीरियर। ओके, सो वो इंफीरियर वाली बात जो सिगमंड फ्रॉइड ने बोली थी उसका इन्होंने अपोज किया था, वो बात ध्यान रखी जा सकती है। ओके, तो शी आर्ग्यूड दैट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स वर कॉज्ड बाय, अच्छा इन्होंने ये भी आर्ग्यू किया था कि डिस्टर्ब्ड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अगर बचपन में है तो वो आपके साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स या आप किस तरीके से सोचते हो या एंजाइटी उन चीजों की तरफ आगे जा सकते हैं, ठीक है। देन एक एडलर की भी थियरी आती है, एडलर को इंडिविजुअल साइकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स रिलेटेड है एडलर से रिलेटेड, तो वो ध्यान रखिए आप, क्योंकि इनकी बेसिक अजम्पशन थी कि ह्यूमन बिहेवियर जो है वो पर्पसफुल और गोल डायरेक्टेड होता है। हर एक के अंदर कैपेसिटी है उस गोल को चूज करने की, क्रिएट करने की। हमारे जो पर्सनल गोल्स हैं वो सोर्स ऑफ मोटिवेशन की तरह हमारे लिए काम करते हैं, बट हर एक इंडिविजुअल जो है वो कुछ एक जो फीलिंग्स है, फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी की, वो इनएडिक्वेट नहीं है, प्रॉपर नहीं है, सो वो किसी से कंपेयर करके वो इंफीरियर जरूर फील करते हैं। सो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की बात एडलर ने की थी। ओके, देन एक एरिच फोरम का भी नाम आता है जी, ह्यूमन कंसर्न। उन्होंने कैसे देखा, इन्होंने देखा ह्यूमन बीइंग को एक बेसिकली सोशल बीइंग की तरह, ठीक है। तो वो रिलेशनशिप दूसरों के साथ कैसा, उस बेसिस पे ये जज करेंगे पर्सनालिटी को। ओके, तो हिज वर्क रिकॉग्नाइजेस द वैल्यू ऑफ पॉजिटिव क्वालिटीज, कि टेंडरनेस, लव कितना है आपकी पर्सनालिटी में, उस बेसिस पे ये जज करेंगे। ओके, देन सर्च फॉर आइडेंटिटी की भी ये बात करते हैं। एरिक्सन की थियरी लेज स्ट्रेस ऑन रैशनल कॉन्शियस ईगो प्रोसेसेस जब भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात होगी। सो आइडेंटिटी की किस तरीके से आप क्या बनना चाह रहे हो, सो वो आइडेंटिटी सर्चिंग वाली चीज जो है वो भी एरिक्सन ने बोली है। देन साइकोडायनेमिक अप्रोच, तो वही साइकोडायनेमिक अप्रोच जो हमने बात की, सेक्सुअल अप्रोच की जो सिगमंड फ्रॉइड से रिलेटेड है, तो स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म उन्होंने फेस किया। जो थियरीज थी वो लार्जली केस स्टडीज के ऊपर बेस्ड थी, कोई भी साइंटिफिक बेसिस उनका था नहीं। बहुत स्मॉल लेवल पे दे यूज स्मॉल एंड टिपिकल इंडिविजुअल्स एज अ सैंपल, जो उसके क्लिनिक में आते थे फ्रॉइड के में, वो उन्हीं से रिलेटेड उन्होंने डाटा कलेक्ट किया। कॉन्सेप्ट्स आर नॉट प्रॉपरली डिफाइंड, जो किसकी साइंटिफिक टेस्टिंग के लिए जो है आप उनको सबमिट कर सको ऐसा कुछ था नहीं, तो साइंटिफिक फैक्टर या साइंटिफिक टेम्परामेंट मिसिंग था। फ्रॉइड हैज यूज्ड मेल्स एज द प्रोटोटाइप, तो फीमेल को उन्होंने इंक्लूड ही नहीं किया था, ये बात भी आप ध्यान रखिए, ठीक है। ही ओवरलुक द फीमेल एक्सपीरियंसेस एंड पर्सपेक्टिव्स। इसके अलावा जैसे टाइप और ट्रेट अप्रोच की बात की, ऐसे बिहेवियरल अप्रोच भी है, ठीक है। सो बिहेवियरल अप्रोच में आप बिहेवियर पे फोकस करते हो, बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हो, उस पे फोकस रहेगा पर्सनालिटी को जानने के लिए। कल्चरल अप्रोच भी होता है, इट प्रपोजेस दैट ग्रुप्स इकोनॉमिक मेंटेनेंस सिस्टम जो है वो बहुत वाइटल रोल प्ले करेगा इन द ओरिजिन ऑफ कल्चर एंड बिहेवियरल वेरिएशंस। तो जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होंगी उस तरीके से ही चीजें वेरी करती हैं, सेम लोगों के साथ होता है, ठीक है। सो कल्चरल अप्रोच में पीपल की स्किल, एबिलिटी, बिहेवियरल स्टाइल्स एंड वैल्यूज प्रायोरिटाइज आर व्यूड एज स्ट्रॉन्गली लिंक्ड टू दीज फीचर्स, तो इनसे रिलेटेड होती है, तो कल्चर से रिलेट करके ये पर्सनालिटी को जानना चाह रहे हैं। ओके, ये एक एग्जाम्पल जो है आपके एनसीईआरटी में ही मेंशन है, जो आप देख सकते हो कि एज यू नो अ गुड प्रोपोर्शन ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इवन टुडे वो फॉरेस्ट में रहते हैं, माउंटेन वाले रीजन में रहते हैं, हंटिंग और गैदरिंग जो है वो करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी की तरह, वही उनका प्राइमरी मीन ऑफ लाइवलीहुड है। तो जैसे बिरहोर, ये ट्राइबल ग्रुप है झारखंड में, वो एक ऐसी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। मोस्ट ऑफ देम वहाँ पे नोमैडिक लाइफ जीते हैं विच रिक्वायर कॉन्स्टेंट मूवमेंट, एक छोटे जगह से दूसरी जगह पे आप
जाते रहते हो तो जो बिरहोर सोसाइटी है, जो वहाँ पे जो बच्चे होंगे वो उसी तरीके से कि हाँ वो फ्रीली जो है वो फॉरेस्ट में घूम रहे हैं, हंटिंग गैदरिंग स्किल्स सीख रहे हैं, तो उनका चाइल्ड जो है वो सोशलाइजेशन प्रैक्टिसेस पे फोकस कर रहे हैं ताकि वो अपने बच्चे को इंडिपेंडेंट बना सकें, कि वो एल्डर्स के बिना चीजें कर पाएं, ऑटोनमस, अचीवमेंट ओरिएंटेड, तो वो अर्ली स्टेज से ही उनको वहां दिखेगी। तो ये कल्चरल अप्रोच का एक तरीका है, कल्चरल अप्रोच का एक एग्जाम्पल है कि किस तरीके से आप देख सकते हो पर्सनैलिटी को। ओके, कुछ एक एग्रीकल्चरल सोसाइटीज होंगी, वहां पे बच्चे जो है वो ओबीडियंट नजर आएंगे आपको एल्डर्स के, ठीक है। तो वो है कि हर एक सोसाइटी में कल्चर वाइज कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स आपको नजर आएंगी, किस तरीके से वो बड़ा कर रहे हैं बच्चों को, ठीक है जी। सो बिकॉज ऑफ डिफरेंट इकोनॉमिक परस्यूट्स एंड कल्चरल डिमांड्स, चिल्ड्रन इन हंटिंग गैदरिंग एग्रीकल्चरल सोसाइटी, उनके डिफरेंट डिफरेंट पर्सनैलिटी पैटर्न्स आपको नजर आएंगे। सो एनवायरमेंट का इफेक्ट यहाँ नजर आएगा। एक कल्चर और सेल्फ का कॉन्सेप्ट भी है। तो जब हम वेस्ट, क्योंकि ये जो आपका 12th क्लास वाला चैप्टर है ये सेल्फ और पर्सनालिटी के बारे में है, ठीक है। सो जब वेस्टर्न पर्सपेक्टिव है वो आपको इंडिविजुअलिज्म नजर आएगा, इंडियन पर्सपेक्टिव्स में आपको कंबाइंड नजर आएंगी चीजें, ये बात आप ध्यान रख सकते हो। ये दो अलग अलग एंटिटीज लेके चलते हैं, इंडिविजुअल की अलग, ग्रुप की अलग, बट इंडियन पर्सपेक्टिव्स में कंबाइंड नजर आएंगी, कलेक्टिव नजर आएंगी आपको चीजें। सो जो एशियन कल्चर है वो कलेक्टिव नजर आएगा, वेस्टर्न कल्चर आपको इंडिविजुअलिस्टिक नजर आएगा, ये बात ध्यान रखिए। ओके, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में दो लोग आते हैं, कार्ल रोजर्स और अब्राहम मैस्लो, जो हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया जो रोजर ने दिया वो था फुल्ली फंक्शनिंग पर्सन। फुल्ली फंक्शनिंग पर्सन कैसा होगा, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक रहेंगी, वो हमने लास्ट क्लास में भी बात की थी। रोजर्स ने दो बेसिक अजम्पशंस जो है वो ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड बोले हैं, एक तो वो गोल डायरेक्टेड रहेगा, दूसरा इननेटली गुड होते हैं लोग, ठीक है। सो ऑलमोस्ट ऑलवेज चूज अडेप्टिव और सेल्फ एक्चुअलाइजिंग बिहेवियर। इन्होंने एनवायरमेंट पे भी फोकस किया था, हमने लास्ट क्लास में बात की थी। सो एनवायरमेंट जिस तरीके का होगा उसी तरीके का इंसान जो है वो बनेगा। तो हम एक बेटर एनवायरमेंट की भी बात कर रहे थे जब कार्ल रोजर्स की बात कर रहे थे। ओके, तो कार्ल रोजर ने सेल्फ का कॉन्सेप्ट ही दिया है, वो सेल्फ के अराउंड ही घूमते फिरते आपको नजर आएंगे, क्योंकि इनकी थियरी इनके एक्सपीरियंसेस से, इन्होंने जो क्लिनिक में पेशेंट्स देखे उनके एक्सपीरियंसेस से ये निकल के आती है। तो थियरी ही सेल्फ के अराउंड इसीलिए रिवॉल्व कर रही है ये, क्योंकि ये इन्होंने अपने क्लाइंट्स के एक्सपीरियंसेस को जो है काफी इंपॉर्टेंट माना है, काफी इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो है वो सेल्फ का देखा है उनमें। ओके जी, ये मैंने लास्ट क्लास में भी बात की थी कॉन्ग्रुएंस इनकॉन्ग्रुएंस की। यहाँ पे देखो ज्यादा जो है वो कोलैबोरेशन है सेल्फ के कॉन्सेप्ट में, यहाँ एक्सपीरियंस लिख दिया, अदरवाइज यहाँ पे आइडियल सेल्फ रियल सेल्फ हो जाता, ठीक है। सो ये वेल एडजस्टेड इंडिविजुअल होगा जिसका आइडियल सेल्फ जो है वो रियल सेल्फ से मिलता जुलता है। यहाँ पे पुअरली एडजस्टेड होगा बिकॉज आप हो कुछ, बनना कुछ और चाह रहे हो। इट्स लाइक आपके सेल्फ का कॉन्सेप्ट कुछ अलग है, बट आपने जो अब तक एक्सपीरियंस किया है, जो आपका रियल सेल्फ है वो डिफरेंट है। ओके, तो रोजर्स बेसिक प्रिंसिपल इज दैट पीपल हैव अ टेंडेंसी टू मैक्सिमाइज द सेल्फ कॉन्सेप्ट। तो आप वो रियल सेल्फ से आइडियल सेल्फ में जाने की कोशिश कर रहे होते हो। ओके, पर्सनालिटी को ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस की तरह मानते हैं। सोशल रोल जो है, रोल ऑफ सोशल इन्फ्लुएंसेस इन द डेवलपमेंट ऑफ सोशल सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा अफेक्ट होगा किससे, सोशल इन्फ्लुएंसेस से। अगर सोशल कंडीशंस पॉजिटिव हैं तो सेल्फ एस्टीम हाई होगा, सेल्फ का कॉन्सेप्ट बढ़िया होगा। अगर कंडीशंस नेगेटिव हैं तो सेल्फ कॉन्सेप्ट और सेल्फ एस्टीम जो है वो लो हो जाएगा, तो वहां पे आपको इनकॉन्ग्रुएंस ज्यादा नजर आएगी। ओके, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड की इन्होंने बात की थी, ये मैंने आपको कल भी बताया था। जेन्युइननेस, एक्सेप्टेंस को ही हम अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड और एम्पैथी, इन तीन चीजों की बात मेजरली रोजर्स करते हैं, ठीक है। तो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच की आप बात देखेंगे तो वो पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ लाइफ पे, पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ एनवायरमेंट पे फोकस करता हुआ नजर आएगा। उनके अकॉर्डिंग एक हेल्दी इंसान वो है, किसके अकॉर्डिंग, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के अकॉर्डिंग, जो अवेयर है अपनी फीलिंग्स से रिलेटेड, अपने लिमिट्स पता है उसको, वो अपने आप को वैसे ही एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो एक्सपीरियंस जो होगा वो हियर एंड नाउ होगा, कहीं किसी चीज में ट्रैप्ड नहीं है, ठीक है, पास्ट में नहीं जी रहे हैं, ना ही फ्यूचर के लिए एंशियस हो रहे हैं, तो आप प्रेजेंट में जी रहे हो। वो उस इंसान को, अवेयर्ड इंसान को ये हेल्दी बोलते हैं, ठीक है। अब पर्सनैलिटी को असेस कैसे करोगे? सो फॉर्मल एफर्ट जब आप करते हो किसी की पर्सनैलिटी को समझने का, उसको हम पर्सनैलिटी असेसमेंट बोलते हैं। ओके, सो असेसमेंट मतलब वो प्रोसीजर जहां पे आप इवेल्युएट करोगे या डिफरेंशिएट करोगे लोगों को ऑन द बेसिस ऑफ सम कैरेक्टरिस्टिक्स। गोल क्या होगा असेसमेंट का, कि आप जो है प्रिडिक्ट कर पाओ बिहेवियर को विद मिनिमम एरर और मैक्सिमम एक्यूरेसी। सो गोल यही है कि आप एक्यूरेट बिहेवियर जज कर पाओ।
ओके बहुत सारे तरीके के टेस्ट है, मोस्ट कॉमनली में साइकोमेट्रिक टेस्ट आ जाते हैं, सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स आ जाते हैं, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स आ जाती हैं और बिहेवियरल एनालिसिस आ जाता है। बहुत सारे, जैसे सेल्फ रिपोर्ट में आप खुद से रिपोर्ट कर रहे होते हो कि आप किस तरीके के इंसान हो। सो एल्पर्ट, इट वाज एल्पर्ट जिन्होंने यही बेस्ट मेथड सजेस्ट किया कि आप उनसे ही पूछ लो ना जिसका आप मेजर करना चाह रहे हो। सो यहाँ सेल्फ रिपोर्ट होंगी तो वहां पे पॉसिबिलिटी है कि ज्यादा बेटर तरीके से ऑब्जेक्टिव रिपोर्ट जो है वो वहां से निकल के आ सके और वही अपने आप को क्वांटिटेटिव टर्म्स में जो है वो स्कोर दे देंगे। देन एक मिनासोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री है, MMPI, एटलीस्ट इनकी फुल फॉर्म पता हो, बिकॉज ये इस क्लास में वो वाली असेसमेंट टेक्निक्स है जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। सो एनसीईआरटी से तो कभी भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसलिए बेटर है आप इनको जान दें। ओके हाथावे और मैकिनले की आप बात कर सकते हो, इन्होंने डेवलप किया इस टेस्ट को, तो एटलीस्ट नाम याद रख लो, फुल फॉर्म याद रख लो। ओके 10 टेस्ट में इन्होंने डिवाइड किया था, ट्रू फॉल्स के बेसिस पे ये जज कर रहे थे, 567 स्टेटमेंट्स थे, ठीक है, इनका जो रिवाइज्ड वर्जन था उसके अंदर 10 सब स्केल हैं जो डायग्नोस कर रहे हैं हाइपोकॉन्ड्रियासिस, डिप्रेशन, हिस्टेरिया, तो इस तरीके की ये आपका शिजोफ्रेनिया, मैनिया, तो ये सारी चीजें वो क्या कर रहे हैं, 10 सब स्केल्स बनाए, इनके बेसिस पे, यानी मल्टीफेजिक है तो उस बेसिस पे ये क्या कर रहे हैं, पर्सनालिटी को जानने की कोशिश कर रहे हैं। ओके देन है आइजिंक की पर्सनालिटी क्वेश्चनियर, EPQ। इस आइजिंक वाले में इंट्रोवर्टेड, एक्सट्रोवर्टेड, इमोशनली स्टेबल, इमोशनली अनस्टेबल, सो ये वही चीजें जो हमने न्यूरोटिसिज्म में बात की थी, साइकोटिसिज्म की बात की थी, सो वही है, तीसरी स्टेज पे इन्होंने साइकोटिसिज्म भी ला दिया। तो आप इमोशनली स्टेबल हैं या नहीं, इंट्रोवर्ट हैं या एक्सट्रोवर्ट हैं, या फिर साइकोटिसिज्म है या स्टेबिलिटी या सोशलेबल है, तो उस तरफ इन्होंने किया। 32 पर्सनालिटी ट्रेट्स इन्होंने उनकी बात की और उस बेसिस पे इन्होंने फिर पर्सनालिटी क्वेश्चनियर बनाया, ठीक है। देन 16 पर्सनालिटी फैक्टर, ये तो हमने देख ही लिया, ये किसका था, कैटल का था। देन इसको हाई स्कूल लेवल पे भी यूज कर सकते हो, अडल्ट्स के लिए भी यूज कर सकते हो, तो एक्सट्रीमली यूजफुल माना जाता है ये करियर गाइडेंस के लिए, वोकेशनल एक्सप्लोरेशन और ऑक्यूपेशनल टेस्टिंग के लिए। ओके देन सेल्फ रिपोर्ट मेजर सफर फ्रॉम अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, तो सेल्फ रिपोर्ट की हम बात तो कर रहे हैं बट सेल्फ रिपोर्ट वाले में दिक्कत भी होती है। सोशल डिजायरेबिलिटी, मैं जो सोशली दिखाना चाह रही हूँ वो पर्सनैलिटी अलग हो सकती है और मैं अंदर से कुछ और हूँ, वो मुझे पता हो सकता है, बट मैं क्या पता ना दिखाऊं, मैं सेल्फ रिपोर्ट में रिपोर्ट ही ना करूं, ठीक है। तो कई बार ये होता है कि आप वो चीज पे, इट्स लाइक आप उस क्वेश्चन पे अग्री नहीं हो या आप वैसा दिखाना नहीं चाह रहे हो, तो आप बस प्रिटेंड कर दे रहे हो, तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, यहाँ पे प्रोजेक्शंस मैटर करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट मेथड्स, जहां क्योंकि डायरेक्ट मेथड्स जो है वो अनकॉन्शियस पार्ट को नहीं निकाल पाते, सो प्रोजेक्टिव में हम कैसे तो करके अनकॉन्शियसली जो आपके दिमाग में थॉट्स हैं, पर्सनैलिटी है, उसको निकालने की कोशिश करते हैं, उसको असेस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और ये प्रोजेक्शंस जो आप कर रहे हो ये एक्सपर्ट्स के द्वारा जो है फिर इंटरप्रेट किए जाते हैं। ओके नेचर जो होगा स्टिमुलस या रिस्पॉन्स का वो बहुत इनॉर्मस होता है। ऑल ऑफ देम डू शेयर द फॉलोइंग फीचर्स, तो स्टिमुलाई जो है वो रिलेटिवली फुल्ली अनस्ट्रक्चर्ड होंगे, पुअरली डिफाइंड होंगे। आपने कोई मतलब इट्स लाइक प्रोजेक्टिव में क्या होगी, कोई चीज प्रोजेक्ट कर दी कि इससे रिलेटेड स्टोरी लिखो या ऐसा कुछ बनवा दिया, इनकम्प्लीट सेंटेंस दे दिए, वो यूजुअली प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में आते हैं। जैसे बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है रोश का इंक ब्लोट टेस्ट। ओके हरमन रोश ने दिया 10 इंक प्लॉट की बात करते हैं, 5 उनमें से ब्लैक और व्हाइट हैं और 2 जो ब्लैक एंड व्हाइट हैं और 2 जो हैं वो रेड इंक से, सम रेड इंक, एंड द रिमेनिंग 3 पेस्टल कलर्स में है। तो ये आपको याद रखनी पड़ेंगी चीजें, यहां से फैक्चुअल क्वेश्चन आ सकता है रोश के इंक ब्लोट टेस्ट से। ओके ब्लोट्स जो है वो सिमेट्रिकल होते हैं डिजाइन में, उनके वो होता है ना एक वाइट कार्डबोर्ड पे बनाए गए हैं, प्रिंटेड हैं, वहां पे आपको क्या दिखता है, कई बार होता है ना कि आपको 2 ऐसे एक बैकग्राउंड में कुछ दिख रहा है, उभर के कुछ दिख रहा है, किसी और को कोई और दिख सकता है। सो इट शोज योर पर्सनैलिटी कि आपको क्या चीज उभर के दिख रही है उस पीस में। ओके फर्स्ट फेज में क्या करेंगे, परफॉर्मेंस प्रॉपर जिसको बोलते हैं, द सब्जेक्ट्स आर शोन द कार्ड्स, फिर वो बताएंगे उनको क्या दिख रहा है। दूसरे फेज में हम इंक्वायरी करेंगे, हम डिटेल्ड रिपोर्ट जो है वो रेडी करेंगे उनके रिस्पॉन्स के बेसिस पे। फिर फाइन जजमेंट होएगी कि क्या, फाइन जजमेंट ऑब्वियसली बहुत जरूरी हो जाती है कि सब्जेक्ट ने क्या सोच के रिस्पॉन्स किया या जो उसने रिस्पॉन्ड दिया है वो क्या उसका मतलब निकल के आता है। सो आप एनालाइज करते हो बेसिकली। देन एक थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट होता है, मॉर्गन एंड मूरे ने दिया है, लवर्स थे दोनों। सो मूरे एंड मॉर्गन का नाम आपको याद रखना है, पूछा गया है क्वेश्चन की टैट जो है वो किसने दिया है। ओके
30 ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर कार्ड्स होंगे, एक ब्लैंक कार्ड होगा। हर एक पिक्चर कार्ड जो है वो वन या मोर पीपल इन वेराइटी ऑफ सिचुएशन आपको शो करेगा। आपको क्या दिख रहा है उसके ऊपर प्रिंटेड फॉर्म में, वो आपकी पर्सनालिटी को शो करेगा, ठीक है। सम कार्ड्स आर यूज्ड विद अडल्ट मेल्स और फीमेल्स, अदर्स आर यूज्ड विद बॉयज एंड गर्ल्स, तो वो कई बार कॉम्बिनेशन में यूज कर लिए। 20 कार्ड्स आर अप्रोप्रिएट फॉर अ सब्जेक्ट ऑल्दो लेसर नंबर ऑफ कार्ड्स यानी इवन 5 वही सक्सेसफुली जो है वो यूज किए गए। सो कार्ड्स को एक बार में मतलब एक टाइम पे एक ही कार्ड दिखाया जाएगा, उस कार्ड से आपको क्या क्या थीम निकल के आती है, आपको क्या समझ आता है, वो बात इन्होंने की है। ओके, सब्जेक्ट से पूछा जाएगा उस कार्ड से रिलेटेड स्टोरी बताने को कि आपको क्या नजर आ रहा है, आप स्टोरी बताइए। वो स्टोरी जो है वो आपकी अनकॉन्शियस फीलिंग्स को दर्शाएगी, ठीक है। टैट का इंडियन एडेप्टेशन उमा चौधरी ने किया है, वो भी अवेलेबल है, ध्यान रखिएगा। देन है जी रोजनविग पिक्चर फ्रस्ट्रेशन स्टडी, ठीक है। चूंकि एनसीईआरटी में मेंशन है इसलिए नाम थोड़ा सा एटलीस्ट पता हो सो बेटर है। सो पिक्चर फ्रस्ट्रेशन पीएफ, कि लोग जो है वो कितना एक्सप्रेशन इट्स लाइक कितना अग्रेशन जो है वो फेस पे उनके दिखता है किसी फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन में। ओके, तो टेस्ट प्रेजेंट्स द विद द हेल्प ऑफ कार्टून लाइक पिक्चर्स इन अ सीरीज ऑफ सिचुएशन, जब एक इंसान फ्रस्ट्रेट है दूसरे से एंड कॉल्स अटेंशन टू अ फ्रस्ट्रेटिंग कंडीशन, तो सब्जेक्ट इज आस्क्ड टू टेल व्हाट द अदर पर्सन विल से और डू, तो वो क्या करेगा उस टाइम पे, तो वो आपकी अनकॉन्शियसली आपकी जो फीलिंग्स हैं या आप ऐसी सिचुएशन में क्या करते वो निकल के आता है, वो रिवील होता है। सो वहां पे भी अगेन वही आप इंटरप्रेट करेगा एक्सपर्ट। प्रतीक का जो टेस्ट है वो इंडियन एडेप्टेशन है इस टेस्ट की। ओके, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। माई फादर इज अ वेरी गुड मैन, माई ग्रेटेस्ट फियर इज ऑफ हाइट, तो कुछ भी हो सकता है ना, तो वो आप रैंडमली लिखते हो, तो वो आपकी अनकॉन्शियस चीजें दर्शाता है, ठीक है। द बेस्ट थिंग अबाउट माई मदर इज शी इज अडोरेबल, शी इज लवेबल, शी इज क्यूट, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, कुछ भी हो सकता है यहाँ। सो वो चीज दिखाता है, वो इनकम्प्लीट सेंटेंस जब आप कंप्लीट करते हो तो वो अंदर से जो आपकी चीजें है ना वो रिफ्लेक्ट करता है, अनकॉन्शियस चीजें। ऐसे ही यहाँ सेंटेंस फिल किया था, यहाँ आप ड्रॉ करने को बोल रहे हो, कितना भी टाइम ले लो, कुछ भी आपसे ड्रॉ करवाया जा रहा है, ठीक है। सो वो पिक्चर जब आपसे ड्रॉ करवाई जा रही है तो उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो सारी चीजें देख के आप क्या कर रहे हो, उसके अंदर आपको इंटरप्रेट किया जा रहा है पर्सनैलिटी को। ओके, सो नाम से ही पता चल जाना चाहिए, बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। बिहेवियरल एनालिसिस हो सकता है जिसमें आप इंटरव्यू ले सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो, रेट कर सकते हो, नॉमिनेशंस हो सकते हैं, सिचुएशनल टेस्ट हो सकते हैं, ठीक है। इंटरव्यू कॉमन मेथड है पर्सनैलिटी को असेस करने का, जानने का। सो इंटरव्यूज आजकल हर एक एग्जाम के बाद भी इंटरव्यूज देखने को मिलते हैं। सो वो बिहेवियरल एनालिसिस है, क्योंकि आपका नॉलेज एनालिसिस ऑलरेडी एग्जाम में हो चुका है, इंटरव्यू में अब आपका बिहेवियर एनालाइज किया जा रहा है कि आप उस पोस्ट के काबिल हो भी कि नहीं हो। इंटरव्यूज दो तरीके के हो सकते हैं, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड में प्रॉपर सेट ऑफ क्वेश्चंस का प्रोसीजर रहेगा कि ये क्वेश्चन देन ये क्वेश्चन देन ये क्वेश्चन। अनस्ट्रक्चर्ड में आप जो क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो उसके हिसाब से फिर वेरी कर जाएंगी चीजें, तो उस हिसाब से वो अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है। कुछ एक चीजें जो है वो ऑलरेडी हैं कि दिमाग में ये पूछना है, उसके बाद फिर आप उस इंटरव्यू को किस तरफ लेके जाते हो वो आप पे डिपेंड करता है। ऑब्जर्वेशंस, बिहेवियर को ऑब्जर्व करना एक बहुत अच्छा तरीका माना जाता है पर्सनालिटी को असेस करने का, ठीक है। अब ऑब्जर्वेशन में भी आप पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन हो सकते हो, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, कि आप उस ग्रुप में जाके इंक्लूड हो रहे हो उन लोगों में और फिर ऑब्जर्व कर रहे हो, एज अ पार्टिसिपेंट इंक्लूड हो चुके हो चीजों में। एक दूर से बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हो आप, तो वो भी हो सकता है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन मेथड में क्या होता है ना, आपके इट्स लाइक प्रोफेशनल ट्रेनिंग की जरूरत है, छोटे छोटे क्यूज आप पकड़ पाओ उस इंसान के, वो जरूरत है। एक साइकोलॉजिस्ट की मैच्योरिटी की जरूरत है, ट्रेनिंग की जरूरत है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि वो आपके अंदर वो चीज होती है या आप वैसा चाहते हो, तो वो आपकी थॉट्स को भी रिफ्लेक्ट कर सकता है उस ऑब्जर्वेशन में। ओके, बिहेवियरल रेटिंग हो सकती है जी, कि आप कौन से फैक्टर पे किसको कैसे रेट करोगे, सो वो रेटिंग्स, ये भी एक तरीका हो सकता है आपका। मेजर लिमिटेशंस क्या रहेंगी, इसमें एक हेलो इफेक्ट हो सकता है कि अगर आपको ऑलरेडी पता है कि आप जो है वो होता है ना जजमेंट की जा रही है, तो उस बेसिस पे आपका बिहेवियर चेंज हो सकता है। सो बहुत सारी तरीके यहाँ पे हो सकते हैं, अनफेवरेबल चीजों में भी जा सकते हैं हम। मिडल कैटेगरी बायस भी हो सकती है, रेटर्स हैव अ टेंडेंसी टू प्लेस इंडिविजुअल्स ईदर इन द मिडल ऑफ द स्केल, ठीक है। सो वो बीच में रख देंगे एक्सट्रीमिटीज को अवॉइड करते हुए, तो मिडल कैटेगरी बायसनेस आ जाएगी, ठीक है।
देन है दीज टेंडेंसीज कैन बी ओवरकम बाय प्रोवाइडिंग रेटर्स विद अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग। तो वो प्रॉपर ट्रेनिंग, छोटी छोटी डिटेल्स आप पकड़ पाओ, वो चीज की जरूरत पड़ेगी। नॉमिनेशन ये भी एक तरीका हो सकता है। दिस मेथड इज ऑफन यूज्ड इन ऑब्टेनिंग पीयर असेसमेंट, कि वो लोग बताएंगे कि आप जो है, कई बार होता है ना कि कोई आप गेम खेल रहे हो तो आप किसको नॉमिनेट करोगे किसी पर्टिकुलर चीज के लिए, कौन किस चीज में बेटर है। सो वो जितने नॉमिनेशंस मिलेंगे उस बेसिस पे देखना कौन किसके बारे में क्या सोचता है, उस बेसिस पे आप पर्सनालिटी डिसाइड कर रहे हो। सिचुएशनल टेस्ट हो सकते हैं कि आप किसी को सिचुएशन के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हो, तो दिस टेस्ट इज ऑब्वियसली काइंड ऑफ रोल प्लेइंग, कि आप जो है रोल प्ले करवा रहे हो या ऐसी सिचुएशन होगी तो आप क्या करोगे। ठीक है, सिचुएशन रियलिस्टिक भी हो सकती है, कई बार अनरियलिस्टिक भी हो सकती है, हाइपोथेटिकल भी हो सकती है। सो वो सिचुएशनल टेस्ट के बेसिस पे आपकी पर्सनालिटी को असेस किया जा रहा है। ओके, ओवरऑल आप ये चीज ध्यान रखो, बाकी सारी याद रहे ना रहे। आपसे प्रोजेक्टिव टेक्निक्स पूछी गई हैं, तो आप प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में रोश के इंक्लोड टेस्ट को ध्यान रखो, टैट को ध्यान रखो, मूरे और मॉर्गन ने इसको डेवलप किया है वो ध्यान रखो, पैट, कैट, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, प्ले टेक्निक्स, फिगर ड्राइंग, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, ये सारे प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में आएंगे, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ओके, ऑटोबायोग्राफी, केस हिस्ट्री, इंटरव्यू, ये ऑब्जर्वेशन में लगा लो, जैसे इंटरव्यू तो ऑब्जर्वेशन में भी आ जाएगा, अदरवाइज सब्जेक्टिव टेक्निक्स हैं ये। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स में ऑब्जर्वर होगा, एग्जामिनर होगा, जज होंगे, जैसे एक एसएसबी का इंटरव्यू होता है वो चीज। साइको एनालिटिकल मेथड में फ्री एसोसिएशन टेस्ट हो जाएंगे, ड्रीम एनालिसिस टेस्ट हो जाएगा, और ये दोनों का इस्तेमाल किसने किया था? फ्रूड ने किया था। फिजिकल टेस्ट भी यूज किए जाते हैं पर्सनैलिटी को असेस करने के लिए, जैसे लाइट डिटेक्टर टेस्ट हो गया। ओके, तो ये ओवरऑल पर्सनालिटी को असेस कैसे किया जा सकता है वो हमने डिस्कस कर लिया है। ये आपका पर्सनालिटी का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। जो आपको मेन सिलेबस में मेंशन है वो तो बिल्कुल दिमाग में होनी चाहिए, टाइप थियरीज, ट्रेट थियरीज, देन आपके जो बाकी ये असेसमेंट की प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। ठीक है, ईद का ईद, ईगो, सुपर ईगो, कॉन्शियसनेस, सब कॉन्शियसनेस, और आपका जो अनकॉन्शियसनेस को, ईगो को अनकॉन्शियसली टैकल करने के लिए आपके दिमाग में डिफेंस मैकेनिज्म्स चलते हैं, वो हम ऑलरेडी लास्ट टू लास्ट क्लास में कर चुके हैं। सो वो डिफेंस मैकेनिज्म्स आपको पता हो, तो ये ओवरऑल सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है जी, एक टॉपिक बचता है हमारा इस यूनिट से, दैट इज इंटेलिजेंस। तो नेक्स्ट क्लास में हम इंटेलिजेंस को भी कवर कर लेंगे। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री। बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।